प्रमोशन होने के बाद मैं बहुत ही खुश था और हूँ भी क्यों ना, आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद जो हुआ था। मगर मेरी खुशी तब फीकी पड़ गई जब पता चला कि प्रमोशन के साथ ही मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया है। जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ था वो जगह थी छत्तीसगढ़ का जिला बस्तर, जहाँ के झबरा थाने में मेरी नई पोस्टिंग लगी थी। वैसे तो एक पुलिस होने के नाते मेरा भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करना बनता नहीं है, मगर इस हादसे ने मुझे रूहानी ताकतों की मौजूदगी का एहसास करवा दिया। दरअसल ट्रांसफ़र वाली बात जब मैंने अपनी वाइफ को बताई तो वो थोड़ी उदास सी हो गई, मगर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। इस थाने में मेरा आखिरी दिन बहुत ही अच्छे से गुजरा। फिर जब मैं घर आया तो मैंने बड़े साहब को फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि कल मुझे झबरा कैसे पहुंचना है और वहां से मैं अपने नए घर कैसे पहुंचूंगा। जिस पर साहब ने कहा, देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ से बस में बैठ जाइएगा। आगे पूछने पर साहब ने बताया कि बस्तर बस स्टैंड से मुझे और मेरी वाइफ को लेने झबरा थाने का ही एक हवलदार आ जाएगा जो मुझे मेरे घर भी दिखा देगा। बड़े साहब से पूरी बात समझ लेने के बाद मैंने उनसे ये पूछा कि यहाँ से बस्तर वाली बस कब मिलेगी, जिस पर उन्होंने बताया कि यहाँ से बस्तर की पहली और आखिरी बस शाम के 6:30 बजे रवाना होती है। बड़े साहब से पूरी बात हो जाने के बाद मैंने शुभ रात्रि बोलकर फ़ोन रख दिया और फिर सो गया। अगले दिन सुबह फिर जब मैं सोकर उठा तो एक कड़क चाय के साथ मेरी वाइफ ने मेरे हाथों में अखबार थमा दिया। जैसा कि मेरी आदत थी, शाम के करीबन 6 बजे तक मैं और मेरी वाइफ को लेकर बस स्टैंड के लिए रवाना हो गया। बस स्टैंड पहुंचकर जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था 6:10 का, यानी कि अब भी बस को आने में 20 मिनट जैसा वक्त रह गया था। लिहाजन मैं बस स्टैंड से बाहर निकला। चूँकि यहाँ से बस्तर काफ़ी दूर था तो अभी हमें वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। ये सोचते हुए मैंने खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान ले लिया ताकि बस में हम कुछ खा पाएँ। मेरे बस स्टैंड में वापस आने के कुछ देर बाद ही बस आ गई, जिसके साथ ही मैं और मेरी वाइफ बस में चढ़ गए। कुछ देर बाद ही बस ठीक अपने टाइम पर यानी कि 6:30 बजे वहाँ से खुल गई। अंधेरा लगभग हो ही गया था। बस अपनी पूरी रफ्तार से रास्ते पर दौड़ रही थी। बस्तर को जाने वाली इकलौती बस होने की वजह से बस में भीड़ तो थी ही, मगर अच्छी बात तो ये थी कि हम दोनों मियाँ बीवी को बस में चढ़ते ही एक सीट मिल गई थी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर मेरे पास भाड़ा लेने को आया तो मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब वो बस्तर कब तक आ जाएगा? जिस पर उस कंडक्टर ने कहा, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा बस्तर आने में, आप चिंता मत करो, बस वहीं तक जाएगी। कंडक्टर की इस बात को सुनने के बाद मैं बिंदास होकर सीट पर बैठ गया। जैसे जैसे बस बस्तर के करीब पहुंचती गई उसी के साथ ही बस में लोगों की भीड़ भी कमती चली गई। आखिर में वो वक्त भी आया जब बस में हम मियाँ बीवी को छोड़कर सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही रह गए थे। करीबन 4 से 5 घंटों के लंबे सफ़र के बाद यहीं कोई 11:15 बजे के आसपास को जाकर हम आखिर में बस्तर पहुंच ही गए। बस स्टैंड पर खड़ा मैं अभी यहाँ वहाँ अपनी निगाहें घुमा ही रहा था कि मेरी नज़र थोड़ी दूरी पर खड़े एक कार पर गई जो कि पुलिस की गाड़ी थी। इसका पता मुझे तब चला जब मेरी नज़र गाड़ी के ऊपर लगे सायरन पर गई। मैं अपनी वाइफ के साथ उस कार के पास पहुंचा और कार में बैठते हुए हवलदार से कंफर्म करते हुए पूछा, झबरा पुलिस स्टेशन? जिस पर उस हवलदार ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ जी सर जी, बैठिए। लिहाजन मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सामने ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ गया और मेरी वाइफ पीछे। हमारे बैठते ही उस हवलदार ने कार को आगे बढ़ा लिया। फिर जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो उसने अपना नाम शंकर बताया। चलते चलते कुछ देर बाद ही हमारी कार पक्के रास्तों से गांव के कच्चे रास्तों पर आ पहुंची, जिससे कार की रफ्तार बहुत ही स्लो हो गई। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे
उस पर चांद की रोशनी और कार के हेडलाइट के सहारे ही काम चलाना पड़ रहा था। और तो और रास्ते पर हमारे अलावा और कोई नजर भी नहीं आ रहा था। अभी हमारी कार एक जंगल से घिरे रास्ते पर दाखिल हुई ही थी कि इतने में ही हवलदार शंकर बोला, साहब सारी खिड़कियों को ऊपर चढ़ा दीजिए। भाभी जी आप भी सारी खिड़कियों को ऊपर लीजिए। जिस पर मैंने उससे पूछते हुए कहा, क्यों भाई क्या हुआ? जिस पर शंकर ने कहा, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप खिड़की ऊपर चढ़ाइए। मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था, मगर शंकर जिस तुहम्मुल से बोल रहा था ये सुनकर मैंने और सवाल जवाब ना करते हुए गाड़ी की सारी खिड़कियों को ऊपर चढ़ा दिया। अभी हम लोग उस जगह से कुछ दूर ही गए होंगे कि अचानक ही हमारी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि शंकर गाड़ी का एक्सीलेटर दबाए हुए था और तो गाड़ी भी उस वक्त चालू ही थी। तभी मैंने नीचे उतरने के लिए गाड़ी का दरवाजा धीरे से खोला ही था कि शंकर चिल्लाते हुए मुझे गाड़ी का दरवाजा बंद करने को बोलने लगा। मेरे दरवाजा बंद करते ही माथे का पसीना पोंछते हुए शंकर गाड़ी से बाहर निकला और अपने जेब में से एक कागज की पुड़िया निकालकर गाड़ी के ऊपर चारों तरफ कुछ छिड़कने लगा। उसे ये अजीब हरकतें करता देख मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। तभी मैंने गाड़ी का दरवाजा तो नहीं मगर विंडो को नीचे गिराया, ये देखने के लिए कि टायर कहीं गड्ढे में तो नहीं अटक गया। मैंने गाड़ी से अपना सिर बाहर निकालकर नीचे टायर की तरफ देखा तो पाया कि कार के टायर को किसी के बालों ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। इतने में ही शंकर ने टायर के पास आकर माचिस की एक तीली जलाई और कार के टायर के करीब ले जाने लगा कि तभी अचानक ही वो बाल वहां से कहीं गायब हो गए। जिसके बाद शंकर कार में आया तो कार एक बार में ही वहां से आगे बढ़ गई। अब भी मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अब मैं थोड़ा डरने लगा था। फिर जब हमने उस रास्ते को पार किया तब शंकर ने बताया कि आज से कुछ साल पहले इस जगह पर लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता था। मगर एक बार कुछ बदमाशों ने एक लड़की को लूटने के बाद वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और फिर उस लड़की को उसी रास्ते पर जिंदा जला दिया। तब से उस लड़की की आत्मा वहीं भटकती है और अक्सर ऐसे ही आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।